कक्षा 10वीं विषय विज्ञान साइंस एक अंक के इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं। ये प्रश्न का पैटर्न है सही विकल्प का उत्तर, एक वाक्य में उत्तर, खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य। जो भी आपके बोर्ड पेपर का पैटर्न है ये पूरा है और पूरे सिलेबस से है, इसलिए इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करें। चलिए इसमें पहला प्रश्न देखते हैं और ये प्रश्न का जो प्रकार है वो सही विकल्प का चयन करें। प्रश्न है Fe2O3 प्लस 2Al और इसमें जो बनता है Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। तो सही उत्तर है विस्थापन अभिक्रिया, क्योंकि यहाँ पर एल्युमिनियम जो है आयरन को विस्थापित करता है। अब यहाँ अगला प्रश्न है, लोहे चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती है, आयरन लवण एवं जल बनता है। तो इसका सही उत्तर है ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। अगले प्रश्न में है, निम्न में कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है? यहाँ खौलते पानी से जलवाष्प बनना, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना, एलपीजी का दहन। तो जो एलपीजी का दहन है ये रासायनिक अभिक्रिया है, अर्थात ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ऑप्शन डी सही है यहाँ, एलपीजी का दहन। फिर प्रश्न है, निम्न में कौन प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? एक गैस सिलेंडर में उच्च दाब पर ऑक्सीजन गैस को संग्रह करना, वायु का द्रवीकरण, चाइना डिश में पेट्रोल को खुले में रखना, तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। तो यही पर ऑप्शन यही डी करेक्ट है। तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। फिर अगला है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः होगा 1, 4, 5, 10। तो इसका सही उत्तर है 10। फिर है प्रश्न, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इस विलयन में क्या होगा? NaCl, HCl, LiCl, KCl। तो यहाँ पर सही उत्तर है HCl। फिर है प्रश्न, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड, एंटीसेप्टिक। तो ये होता है एंटासिड। फिर है प्रश्न, एक जलीय घोल लाल लिटमस के विलयन को नीला कर देता है, निम्न में से कौन किसे अधिकता मिलाने पर वह रंग पुनः वापस आ जाएगा? बेकिंग पाउडर, चूना, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाने पर वह पुनः वापस आ जाएगा, क्योंकि उससे लवण बनेगा और विलयन उदासीन हो जाएगा। फिर प्रश्न है, निम्न में कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है? नीला थोथा, खाना खाने का सोडा, धावन सोडा, जिप्सम। तो यहाँ पर जो खाने का सोडा है वो क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है। पाचन के समय अमाशयिक पाचक रसों का पीएच मान है। तो ये पाचन के समय इन रसों का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है। इसमें ऑप्शन दिया है 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर 0। तो ये हो जाएगा 7 से कम। फिर प्रश्न है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है भोजन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो सही उत्तर है ईंधन पूरी पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अमोनिया एक अणु NH3 में है, तो इसमें केवल एकल बंध है, केवल द्विबंध है, केवल त्रिबंध है, द्विबंध और एकल बंध है। तो यदि आप अमोनिया देखेंगे तो यहाँ इस तरह से हम लिखते हैं, ये H है, इसके बाद यहाँ भी H जुड़ता है और यहाँ भी H जुड़ता है। ये सभी एकल बंध से जुड़े हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा केवल एकल बंध। फिर यहाँ प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस यौगिक में OH एक क्रियात्मक समूह है? ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉइक अम्ल, ब्यूटेनल।
तो ये ब्यूटानॉल है, क्योंकि ये एल्कोहल का नाम है, तो एल्कोहल में OH समूह जुड़ा होता है, तो सही ऑप्शन क्या होगा? ब्यूटेनॉल। फिर यहाँ प्रश्न है, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि उपयुक्त है? ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, ये सभी। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है जिंक की परत चढ़ाकर। फिर प्रश्न है, कोई धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। यह यौगिक जल में विलेय है। यह तत्व हो सकता है कैल्शियम, कार्बन, सिलिकॉन, लोहा। तो यह तत्व क्या हो सकता है? कैल्शियम, जो जल में विलेय हो जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा गुण प्रायः धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है? विद्युत संचालन, ध्वनिक प्रकृति, चमकहीनता, तन्यता। तो चमकहीनता ये धातु का गुण नहीं होता, बल्कि ये चमकीली होती हैं, इसमें चमकहीनता लिखा हुआ है। अगला प्रश्न है, पतले तारों में धातुओं के खींचे जा सकने की क्षमता कहलाती है तन्यता, आघातवर्धता, ध्वनिकता, चालकता। तो इस गुण को, तार के रूप में खींचने के गुण को तन्यता कहा जाता है, तो तन्यता सही है। निम्न मिश्रातुओं में से किसमें मरकरी पारा एक अवयव की तरह होता है? स्टेनलेस स्टील, एल्निको, सोल्डर, जिंक अमलगम। जिनके साथ भी अमलगम लिखा हो समझ जाना चाहिए उसमें पारा मिला हुआ है। यहाँ पर ये ऑप्शन सही है, जिंक अमलगम। अब यहाँ प्रश्न देखते हैं, धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन निम्नलिखित में कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बनाती है? उभयधर्मी का मतलब जिसमें अम्लीय अम्लीय और क्षारीय गुण दोनों होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है Na सोडियम, Ca कैल्शियम, Al एल्युमिनियम, Cu कॉपर तांबा। तो यहाँ पर जो एल्युमिनियम होता है ये उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है। फिर प्रश्न है, सामान्यतः अधातुएं विद्युत की अचालक होती हैं, या कह सकते हैं कुचालक होती हैं, विद्युत रोधी होती हैं, लेकिन निम्नलिखित में कौन सी विद्युत की सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, सल्फर, फुलेरिन। तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट है ये विद्युत का सुचालक होता है। अब अगला प्रश्न है, तत्व एक्स XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है, जो एक ठोस है तथा जिसका गलनांक अधिक है। आवर्त सारणी में यह तत्व संभवतः होगा। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता 2 है, तो दूसरी संयोजकता का जो तत्व होता है वो दूसरे समूह का होगा। तो चलिए इसमें ढूंढते हैं दूसरे समूह का कौन सा होगा। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम है वो दूसरे समूह का है, वही XCl2 वाला क्लोराइड बना सकता है, इसलिए यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? बी, Mg। फिर यहाँ प्रश्न है, कौन सा हैलोजन सर्वाधिक क्रियाशील है? ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन। तो यहाँ पर जो सर्वाधिक क्रियाशील है वह फ्लोरीन है, ये ऑप्शन सही है। मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से, परिवहन से। तो सही उत्तर है उत्सर्जन से। अब अगले प्रश्न को देखते हैं, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो ये जल का वहन, भोजन का वहन, अमीनो अम्ल का वहन, ऑक्सीजन का वहन। तो जो जाइलम होता है जल का संवहन करता है, तो ये ऑप्शन सही है, जल का वहन। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपयुक्त सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, जिनमें ये सभी की आवश्यकता होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, पाइरूवेट का विखंडन कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है, और यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में, केंद्रक में। सही उत्तर है इसका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला प्रश्न है, अमाशय का आंतरिक स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा निम्न में किसके द्वारा होती है? पेप्सिन, म्यूकस, लार एमाइलेज, पित्तरस। तो म्यूकस के द्वारा होती है। फिर प्रश्न है, भोजन नली का कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? अमाशय, क्षुद्रांत, बृहदांत, ग्रसिका। तो ये जो क्षुद्रांत है यही पित्तरस प्राप्त करता है यकृत से।
फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। चावल के पानी में कुछ बूंदें आयोडीन विलयन की डाली जाएं तो विलयन का रंग नीला काला हो जाता है। इससे प्रदर्शित होता है कि चावल के पानी में उपस्थित है जटिल प्रोटीन, साधारण प्रोटीन, वसा, स्टार्च। तो जो आयोडीन का टेस्ट है वो स्टार्च के लिए होता है, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा स्टार्च। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजिन, साइटोकाइनिन। तो ये सभी जंतु हार्मोन हैं, इंसान में पाए जाते हैं, और साइटोकाइनिन जो है पादप हार्मोन है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साइटोकाइनिन। फिर प्रश्न है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं? द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सान, आवेग। तो ये कहलाता है सिनेप्स। शरीर का संतुलन निम्न द्वारा नियंत्रित होता है? सेरिब्रम, सेरिबेलम, मेडुला, पोन्स। तो ये शरीर का नियंत्रण सेरिबेलम से होता है। फिर यहाँ अगला प्रश्न है, मेरु रज्जु निकलती है सेरिब्रम से, मेडुला से, पोन्स से, सेरिबेलम से। तो ये जो है मेडुला से निकलती है। फिर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पादप की वृद्धि से संबंधित नहीं है? ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सेसिक अम्ल। तो एब्सेसिक अम्ल जो है ये पादप वृद्धि से संबंधित नहीं है। किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है? तो एड्रिलिन, थायरॉक्सिन, ऑक्सिन, इंसुलिन। तो सही उत्तर है थायरॉक्सिन के लिए। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है? अमीबा में, ईस्ट में, प्लाज्मोडियम में, लेशमानिया में। तो इसका सही उत्तर है ईस्ट में। निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? अंडाशय, गर्भाशय, शुक्रवाहिनी, डिंबवाहिनी। तो शुक्रवाहिनी यहाँ पर सही उत्तर है। ये मानव मादा के जनन तंत्र का भाग नहीं है, पुरुष जनन तंत्र का भाग है। फिर अगले प्रश्न में है, पराग कोश में स्थित हैं बाह्यदल, अंडाशय, अंडप, परागकण। तो पराग कोश में होते हैं परागकण। समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ, कुत्ते के अग्रपाद, हमारे दांत, हाथी के दांत, आलू एवं घास के ऊपर भुस्तारी, और उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी समजात अंग हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की एक कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े, 24 जोड़े, 20 जोड़े, 22 जोड़े। तो 23 जोड़े पाए जाते हैं, ये सही उत्तर है। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह है कॉर्निया, परितारिका, पुतली, दृष्टिपटल। तो ये दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनता है। फिर प्रश्न है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी होती है लगभग? तो ये लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। ऑप्शन था 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर। तो सही उत्तर क्या होगा? 25 सेंटीमीटर। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है? पुतली द्वारा, दृष्टिपटल द्वारा, पक्षमाभि द्वारा, परितारिका द्वारा। तो पक्षमाभि कोशिकाएं ही नेत्र को समंजित करती हैं। अब यहाँ अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष करने में लेंस प्रयुक्त होता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, साधारण लेंस, बेलनाकार लेंस। तो दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। प्रतिरोध का मात्रक है एम्पियर, वाट, ओम, वोल्ट। सही उत्तर होगा ओम। फिर प्रश्न है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक है? जूल, एम्पियर, वोल्ट, वाट। इसमें सही उत्तर है एम्पियर। विद्युत शक्ति का अंतरराष्ट्रीय पद्धति में मात्रक है? तो यहाँ विद्युत है, वहाँ विद्युत था, यहाँ विद्युत शक्ति है, आपको ध्यान देना है। अश्व शक्ति, वाट, किलोवाट घंटा, ये सभी। तो यहाँ विद्युत शक्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? वाट। अगला प्रश्न है, विभवांतर का मात्रक है? एम्पियर, वोल्ट, ओम, वाट। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। चलिए अब प्रश्न को समझते हैं। निम्नलिखित में से कौन किसी लंबे विद्युतवाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन करता है?
चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के लंबवत होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं तार के समांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र की क्षेत्र रेखाएं अरीय होती हैं जिनका उद्भव तार से होता है। चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है। तो यहीं पर ये ऑप्शन सही है कि ये चुंबकीय क्षेत्र की सकेंद्रीय क्षेत्र रेखाओं का केंद्र तार होता है, क्योंकि जब हम तार में धारा प्रवाहित करते हैं इस तरह से, तो इस तरह से यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वृत्ताकार होता है, इसका मतलब सबका केंद्र जो है वो क्या है, तार है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की परिघटना किसी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया है। किसी कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने की प्रक्रिया है। कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। किसी विद्युत मोटर की कुंडली घूर्णन कराने की प्रक्रिया है। तो यहाँ पर यह ऑप्शन सही है, सी, कुंडली तथा चुंबक के बीच आपेक्षिक गति के कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न करना है। अगला प्रश्न देखिए, विद्युत धारा को उत्पन्न करने वाली युक्ति क्या है। यहाँ पर जनित्र है, गैल्वेनोमीटर है, अमीटर है, मोटर है। तो यहाँ पर जो जनित्र है वो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है, जिसको जनरेटर भी हम कहते हैं। अब अगले प्रश्न में है, उपकरणों को विद्युत आघात से बचाने वाली युक्ति है जनित्र, मोटर, फ्यूज, धारा नियंत्रक। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या है, फ्यूज। निम्न में अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं लकड़ी, सूर्य, जीवाश्म ईंधन, पवन। तो यहाँ पर ये जो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है वो है जीवाश्म ईंधन, बाकी सब नवीकरणीय स्रोत हैं। अगले प्रश्न में है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रमुखतः ऊर्जा का स्रोत है जल, सूर्य, यूरेनियम, जीवाश्म ईंधन। तो यहाँ सही उत्तर है सूर्य। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला निर्माण करते हैं, घास, गेहूं तथा आम, घास, बकरी तथा मानव, बलरी, गाय तथा हाथी, घास, मछली तथा बकरी। तो यहाँ पर सही उत्तर है, घास को बकरी खाती है, बकरी को मानव भी खा लेते हैं। तो घास, बकरी, मानव जो भी इसमें क्रम दिया है उसके हिसाब से हमको बोलना है। ये ऑप्शन सही है। अगला है, निम्न में से कौन पर्यावरण मित्र व्यवहार कहलाते हैं। बाजार जाते समय सामान के लिए कपड़े का थैला ले जाना, कार्य समाप्त हो जाने पर लाइट, बल्ब तथा पंखे का स्विच बंद करना, माँ द्वारा स्कूटर से विद्यालय छोड़ने की बजाय तुम्हारा विद्यालय तक पैदल जाना, उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो व्यवहार हैं ये पर्यावरण मित्र व्यवहार हैं। एक पारितंत्र में होते हैं सभी सजीव, सभी अजैव वस्तुएं, सभी सजीव एवं अजैव वस्तुएं, कभी सजीव कभी अजैव वस्तुएं। तो यहाँ एक पारितंत्र में जो है ऑप्शन सी सही है, सभी सजीव तथा अजीव वस्तुएं या निर्जीव वस्तुएं मिलाकर के पारितंत्र बनाती हैं। अब यहाँ प्रश्न है, वे जीव जो अकार्बनिक यौगिकों से विकिरण ऊर्जा का प्रयोग करके कार्बोहाइड्रेट्स में संश्लेषण करते हैं कहलाते हैं अपघटक, उत्पादक, शाकाहारी, मांसाहारी। तो ये क्या कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। फिर प्रश्न है, निम्न में प्राकृतिक स्रोत कौन सा नहीं है, मृदा, जल, विद्युत, पवन। तो यहाँ पर विद्युत जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है। विश्व में सबसे तेजी से कम होने वाला प्राकृतिक संसाधन है जल, वन, पवन, सौर का प्रकाश। तो इसमें जो ऑप्शन है उसके अनुसार जो वन है वो सर्वाधिक हनन हो रहा, दोहन हो रहा इसका। चलिए अब हम देख रहे हैं उन प्रश्नों को जिनमें खाली स्थान को भरना है। तो प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। तो चलिए देखते हैं, यहाँ किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण खाली स्थान कहलाता है। तो हम इसको बोलते हैं रासायनिक समीकरण। ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। और आपको ये समझना है कि यहाँ पर यदि रासायनिक समीकरण की परिभाषा आ जाए तो इसकी परिभाषा है, संयोजन अभिक्रिया की आ जाए तो इसकी परिभाषा है। तो आपको इसको इस तरह से पढ़ना है कि यदि अलग से 2 नंबर 3 नंबर में भी आ जाए तो ये प्रश्न आपसे बन जाए।
जब किसी अभिक्रिया में, अगला प्रश्न देखते हैं, जब किसी अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर दो या दो से अधिक छोटे छोटे उत्पादों में विभक्त हो जाता है, तब यह अभिक्रिया विघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। फिर हम आगे में हैं, जब एक अभिकर्मक तत्व दूसरे अभिकर्मक यौगिक में से दूसरे तत्व को विस्थापित करके स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है, तब वह अभिक्रिया खाली स्थान कहलाती है। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। फिर है, वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, खाली स्थान कहलाती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। फिर देखते हैं, प्रश्न है, वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें खाली स्थान अभिक्रियाएं कहती हैं। तो इस अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी अभिक्रियाएं। फिर है, धात्विक ऑक्साइड प्रायः खाली स्थान होते हैं, क्षारकीय होते हैं। अधात्विक ऑक्साइड प्रायः खाली स्थान होते हैं, अम्लीय होते हैं। जल एक खाली स्थान ऑक्साइड है, उदासीन ऑक्साइड है। अम्ल नीले लिटमस पत्र को खाली स्थान कर देते हैं, लाल कर देते हैं। क्षारक लाल लिटमस पत्र को खाली स्थान कर देते हैं, नीला कर देते हैं। कार्बन की संयोजकता खाली स्थान है, 4 है। कार्बन खाली स्थान में श्रृंखलन की क्षमता अधिक होती है, तो कार्बन में श्रृंखलन की क्षमता अधिक होती है। सिरका में खाली स्थान अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है। शराब वाइन में खाली स्थान होता है, एथिल अल्कोहल होता है। खाली स्थान यौगिकों में समवायता का गुण पाया जाता है, कार्बनिक यौगिकों में। धातुएं प्राय ऊष्मा एवं विद्युत की खाली स्थान होती हैं, सुचालक होती हैं। अब चलिए आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। आघात वर्धनीयता एवं तन्यता खाली स्थानों का प्रमुख गुण है, तो ये धातुओं का। भंगुरता प्राय खाली स्थानों का प्रमुख गुण है, तो यह धातुओं का होता है। अधातुएं प्राय विद्युत की खाली स्थान होती हैं, अचालक, कुचालक या विद्युत रोधी आप इसमें से भर सकते हैं। खाली स्थान का उपयोग थर्मामीटर एवं बैरोमीटर बनाने में किया जाता है, तो ये पारा का उपयोग किया जाता है, पारा धातु का। मैंडलीफ के अनुसार, आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके खाली स्थान के आवर्ती फलन होते हैं। ये परमाणु द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं, ये मैंडलीफ के अनुसार था। फिर अब देख लेते हैं फिर से, अगला प्रश्न है, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण खाली स्थान के आवर्ती फलन होते हैं, तो ये परमाणु क्रमांक के होते हैं। तो देख लीजिए, मैंडलीफ में हमको परमाणु द्रव्यमान भरना है और आधुनिक आवर्त नियम में हमको परमाणु क्रमांक भरना है। दीर्घ रूप आवर्त सारणी को खाली स्थान आवर्त सारणी कहते हैं, तो ये आधुनिक आवर्त सारणी कहलाती है। आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ खाली स्थान कहलाते हैं, उन्हें समूह कहा जाता है। आवर्त सारणी में क्षैतिज पंक्तियां खाली स्थान कहलाती हैं, आवर्त कहलाती हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में खाली स्थान समूह होते हैं, 18 समूह होते हैं। वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं, खाली स्थान कहलाते हैं, ये जैव प्रक्रम कहलाते हैं। फिर यहाँ देखते हैं, ऊर्जा के स्रोत भोजन को बाहर से शरीर के अंदर ग्रहण करना खाली स्थान कहलाता है, पोषण कहलाता है। ऊर्जा के स्रोत को अंदर ग्रहण करना, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन का ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकता अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में उसका उपयोग करना खाली स्थान कहलाता है। तो यह क्रिया श्वसन कहलाती है, ऑक्सीजन को लेकर के खाद्य को विघटित करने की। भोजन तथा ऑक्सीजन को शरीर के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला प्रक्रम खाली स्थान कहलाता है, इसे हम संवहन कहते हैं। शरीर में उपस्थित अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों का शरीर से बाहर निकलने का प्रक्रम खाली स्थान कहलाता है, तो ये उत्सर्जन है। हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य खाली स्थान द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र द्वारा तथा हार्मोन द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र हमारी खाली स्थान द्वारा सूचनाएं प्राप्त करता है तथा हमारी खाली स्थान द्वारा क्रिया करता है। तो ज्ञानेंद्रियों द्वारा सूचनाओं को प्राप्त करता है और पेशियों द्वारा उसकी क्रिया करता है। तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है? तो ये होता है न्यूरॉन या तंत्रिका कोशिका। रासायनिक समन्वय खाली स्थान द्वारा किया जाता है, तो ये हार्मोन द्वारा किया जाता है।
अगला है पौधों में केवल खाली स्थान समन्वय स्थापित होता है, तो केवल रासायनिक है यहाँ। मनुष्य में वृषण खाली स्थान में पाए जाते हैं, वृषण कोष में पाए जाते हैं। वृषण में खाली स्थान जनन होता है, लैंगिक। मनुष्य में खाली स्थान जनन होता है, लैंगिक जनन होता है। अपुष्पी पादपों में खाली स्थान जनन होता है, तो जिसमें पुष्प ही नहीं है वो अलैंगिक जनन होता है उसमें। मादा और गर्भस्थ शिशु के बीच जैविक संबंध बनाने स्थापित करने वाला ऊतक कौन सा है? ये प्लेसेंटा कहलाता है, इसको अपरा भी कहा जाता है। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन की क्रिया खाली स्थान कहलाती है, ये निषेचन कहलाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी विभिन्न लक्षणों का संचरण खाली स्थान कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाती है। पीढ़ी दर पीढ़ी संचारित होने वाले लक्षण खाली स्थान कहलाते हैं, आनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं। आनुवांशिकता का अध्ययन खाली स्थान कहलाता है, आनुवांशिकी कहलाता है। कर्ण पल्लव को पेशियां अक्लदाढ़ मानव के खाली स्थान अंग हैं, तो कर्ण पल्लव की पेशियां और अक्लदाढ़ मानव के अवशेषी अंग कहलाते हैं। प्राणी अपने भ्रूणी परिवर्धन में अपने पूर्वजों की खाली स्थान अवस्थाओं को दोहराते हैं, भ्रूणी अवस्थाओं को दोहराते हैं। मेंडल ने खाली स्थान के नियमों का प्रतिपादन किया, तो वंशागति के नियमों का प्रतिपादन किया। खाली स्थान लेंस और खाली स्थान दर्पण में प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है, तो यहाँ पर अवतल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो तो उसमें प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अगला प्रश्न है यहाँ, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर कहलाता है, तो ये स्नेल का नियम है। सीधा एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है खाली स्थान और खाली स्थान से, खाली स्थान दर्पण से, खाली स्थान लेंस से। तो अवतल दर्पण से अथवा उत्तल लेंस से प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई का अनुपात खाली स्थान कहलाता है, जिसको आवर्धन क्षमता कह सकते हैं, रेखीय आवर्धन भी कह सकते हैं, आवर्धन भी कह सकते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता खाली स्थान तथा अवतल लेंस की क्षमता खाली स्थान होती है। तो उत्तल लेंस की धनात्मक होती है क्योंकि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है क्योंकि इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में खींची गई क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान होती हैं, तो ये परस्पर समांतर होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद खाली स्थान करती हैं? नहीं करती हैं। चुंबकीय ध्रुवों के पास क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान होती हैं, सघन होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खाली स्थान वक्र होती हैं, ये बंद वक्र होती हैं। विद्युत तथा चुंबकत्व में संबंध खाली स्थान ने ज्ञात किया, तो इसको ऑर्स्टेड ने ज्ञात किया। बायोगैस का प्रमुख अवयव खाली स्थान है, तो ये मीथेन है, या मीथेन जो है बायोगैस से बनती है, दोनों में से कोई भी खाली स्थान भरने के लिए आ सकता है। कोयला ऊर्जा का खाली स्थान स्रोत है, तो ये अनवीकरणीय स्रोत है। सौर तापन युक्त की सतह खाली स्थान रंग दी जाती है, तो काली रंग दी जाती है। फिर यहाँ प्रश्न है, बायोमास ऊर्जा का खाली स्थान स्रोत है, तो ये नवीकरणीय स्रोत है। बांधों का उपयोग खाली स्थान ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, तो यहाँ पर जल से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है। बांधों के जल का उपयोग विद्युत ऊर्जा के उत्पादन में किया जाता है, तो इस तरह से यहाँ पर आपको विद्युत ऊर्जा भरना है। अब चलिए अगले प्रश्नों को देखना है, जिसमें हमको सत्य असत्य बताना है। तो यहाँ प्रश्न है, वनों के कटान से आर्थिक लाभ तो होता ही है लेकिन पर्यावरण का कोई हानि नहीं पहुँचती है, ये असत्य है। जल जीवन है, सत्य है। जंगली जंतुओं का संरक्षण मानव के लिए खतरनाक हो सकता है, असत्य है। वन वर्षा को आमंत्रित करते हैं तथा मृदा अपरदन को रोकते हैं, बिल्कुल सत्य है। बांधों से पर्यावरण की कोई हानि नहीं होती है, असत्य है। CH3OH एक क्षार है चूंकि इसमें OH उपलब्ध है, असत्य है। मेथिल ऑरेंज एवं फिनॉल्फ्थलीन संश्लेषित अम्ल क्षार सूचक होते हैं, सत्य है। NH3 एक अम्ल है क्योंकि इसमें H उपलब्ध है, असत्य है, ये क्षार होता है। लिटमस एक प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है, सत्य है। CO एक अम्लीय ऑक्साइड है। तो यहाँ फिर से प्रश्न, कार्बन मोनोऑक्साइड CO एक अम्लीय ऑक्साइड है, असत्य है, यह उदासीन होता है, नामली होता है, ना क्षारीय होता है।
सोडियम अति क्रियाशील धातु है, सत्य है, इसलिए इसे मिट्टी के तेल के अंदर रखा जाता है। दो अधातुओं के समांग मिश्रण को मिश्रातु कहते हैं, ये असत्य है क्योंकि यहाँ अधातु लिखा है। यहाँ पर धातु होना चाहिए, धातु धातु या धातु अधातु, कम से कम एक धातु होती है तभी वो मिश्रातु कहलाता है। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः खाली स्थान प्रकृति के होते हैं, क्षारकी प्रकृति के होते हैं, सत्य है। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, असत्य है, तांबा नहीं मिला होता। अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं, सत्य है। क्षैतिज पंक्तियां समूह कहलाती हैं, असत्य है। समूह एक के तत्व क्षार धातुएं कहलाती हैं, सत्य है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ आवर्त कहलाते हैं, असत्य है, समूह कहलाते हैं। समूह 17 के तत्व को हैलोजन कहते हैं, ये भी सत्य है। समूह 2 के तत्व को मुद्रा धातुएं कहते हैं, असत्य है। मनुष्य में दोहरा परिसंचरण तंत्र होता है, सत्य है। आगे का प्रश्न है, बायां आलिंद शरीर के विभिन्न भागों से आए ऑक्सीजन जनित रक्त को ग्रहण करता है, असत्य है। बायां निलय ऑक्सीजन जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में प्रेषित करता है, सत्य है। बायां आलिंद ऑक्सीजन जनित रक्त को दाएं निलय में प्रेषित करता है, असत्य है। हृदय की संरचना आप अच्छे समझेंगे तब इसको समझ पाएंगे। दायां आलिंद अनाक्सी जनित रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में आने जाने पर ग्रहण करता है, सत्य है। ये सारी चीज़ें अभी हम बड़े क्वेश्चनों में समझेंगे, देखेंगे। आकस्मिक पर्यावरणीय संवेदना की तुरंत प्रतिक्रिया प्रतिवर्ती क्रिया कहलाती है, सत्य है। संवेदी न्यूरॉन मेरुरज्जु से आवेग को पेशियों तक पहुंचाती है, असत्य है। मोटर न्यूरॉन ग्राही अंगों से आवेग को मेरुरज्जु तक पहुंचाती है, असत्य है, उल्टा है ये। संवेदी आवेगों के गमन का पथ ग्राही से मेरुरज्जु होते हुए पेशियों तक प्रतिवर्ती चाप कहलाता है, सत्य है। मनुष्य को सोचने समझने वाला भाग पश्च मस्तिष्क कहलाता है, असत्य है। सुनने, सूंघने, दृष्टि एवं याददाश्त के केंद्र में अग्र मस्तिष्क स्थित होता है, अग्र मस्तिष्क में ये सारी चीजें स्थित होती हैं, सत्य है। फिर यहाँ प्रश्न है, लार आना, उल्टी आना, रक्तचाप आदि अनैच्छिक क्रियाएं पश्च मस्तिष्क के मैडुला द्वारा नियंत्रित होती हैं, सत्य है। अनुमस्तिष्क हमारे शरीर के संतुलन को नियंत्रित नहीं करता है, असत्य है, नियंत्रित करता है। पुष्प के लाल एवं सफेद रंग में सफेद प्रभावी एवं लाल अप्रभावी होता है, असत्य है, उल्टा लिखा है, लाल प्रभावी और सफेद अप्रभावी होता है। बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी लक्षण हैं, सत्य है। जिन अंगों का हम निरंतर उपयोग करते हैं वे क्षीण होते जाते हैं, असत्य है। प्रकृति योग्यतम का चयन करती है, सत्य है। जो गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचारित नहीं होते हैं वे अनुवांशिक गुण कहलाते हैं, असत्य है, ये संचारित होते हैं, इसमें नहीं लिख दिया है। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब सदैव वास्तविक होते हैं, असत्य है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायप्टर होता है, सत्य है। उत्तल लेंस में सदैव वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं, असत्य है। फिर है यहाँ प्रश्न, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता, सत्य है। कांच का अपवर्तनांक 1 से कम होता है, असत्य है, 1 से अधिक होता है, 1.5 होता है। अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में संयोजित करना चाहिए, सत्य है। श्रेणी क्रम संयोजन से प्रतिरोध का मान बढ़ता है। I बराबर V बटे R, यहाँ V बटे R है, अर्थात विद्युत धारा, अच्छा इसमें बटे होना चाहिए पर गुणे में लिख दिया है, अर्थात विद्युत धारा बराबर विभवांतर गुणे प्रतिरोध, असत्य है, ये विभवांतर बटे प्रतिरोध होना चाहिए। न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में संयोजित करना चाहिए, सत्य है। हार्स पावर विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, असत्य है, यह जो है शक्ति का मात्रक है, विद्युत शक्ति का। किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा एवं उसके सिरों के मध्य विभवांतर के परस्पर संबंध का पता ओम ने लगाया था, सत्य है। घरेलू विद्युत प्रत्यावर्ती धारा एसी होती है, सत्य है। विद्युत उपकरण श्रेणी क्रम में संयोजित होते हैं, असत्य है, समांतर क्रम में संयोजित होते हैं।
एसी जनित्र में विसरणी वलय का प्रयोग होता है, सत्य है। किसी परिपथ में अत्यधिक धारा प्रवाह भू संपर्क कहलाता है, असत्य है। डीसी जनित्र में विभक्त वलय प्रयुक्त होते हैं, सत्य है। चलिए अब आगे का देखते हैं। जो ऊर्जा स्रोत अनवकरणीय होते हैं वो असमाप्य होते हैं, असत्य है, समाप्य होते हैं। सौर ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है, सत्य है। जो ऊर्जा स्रोत नवीकरणीय होते हैं वो समाप्य होते हैं, ये असत्य है, असमाप्य होते हैं, नवीकरण स्रोत नहीं समाप्त होते। सौर कुकर में बाह्य सतह काली कर दी जाती है, सत्य है। सोलर कुकर का उपयोग रात्रि में भी कर सकते हैं, असत्य है। इस तरह से ये प्रश्न सत्य सत्य के थे। अब यहाँ प्रश्न है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। ऊर्जा का विशाल प्राकृतिक स्रोत सूर्य। बायोगैस संयंत्र के लिए मुख्य निवेशी घटक क्या है? यहाँ जैव मास। रसोई घर में प्रयुक्त गैस का नाम क्या है? एलपीजी। दो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नाम लिखिए। जल, पवन, सूर्य। दो अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के नाम लिख सकते हैं यहाँ पर, कोयला, पेट्रोलियम। फिर है जीवाश्म ईंधन का उदाहरण दीजिए। कोयला एवं पेट्रोलियम। गंगा प्रदूषण का प्रमुख एक कारण बताइए। अध जले शवों का विसर्जन। बंगाल के उस वन का नाम क्या है जिसको संरक्षित सर्वश्रेष्ठ वन माना जाता है? तो ये है आराबाड़ी साल वन। अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था किस कार्य के लिए की गई? ये जीव संरक्षण के लिए की गई। वनों को अंधाधुंध कटाव से बचाने के लिए चलाए गए आंदोलन का नाम क्या है? तो ये चिपको आंदोलन है। जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यहाँ पर ऑक्सीजन जब जुड़ती है तो हम उसको उपचयन कहते हैं। फिर प्रश्न है, जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन की क्षति होती है तब यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो यह अपचयन कहलाता है, ऑक्सीजन का निकलना। दो विलयनों को मिलाने पर एक अविलेय पदार्थ बनता है, उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो ये कहलाता है अवक्षेपण। जिस अभिक्रिया में उपचयन एवं अपचयन दोनों होते हैं वह अभिक्रिया क्या कहलाती है? रेडॉक्स अभिक्रिया या उपापचय अभिक्रिया, हिंदी में लिखना चाहें तो जो भी लिख दें। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक ये संक्षारण अभिक्रिया है। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? तो इसको विरंजक चूर्ण कहते हैं या ब्लीचिंग पाउडर कहा जाता है। शुद्ध जल के पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। फिर यहाँ प्रश्न है, अम्लों के पीएच मान की परिसर क्या है? तो 7 से कम। क्षारों के पीएच मान की परिसर क्या है? 7 से अधिक। प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति होगी उदासीन। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार से बने लवण की प्रकृति होगी अम्लीय। दुर्बल अम्ल एवं प्रबल क्षार से बने लवण की प्रकृति होगी क्षारीय। जो प्रबल होगा वही गुण दर्शाएगा। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से क्या बनता है? लवण और जल बनता है। फिर है प्रश्न, अम्ल धात्विक कार्बोनेटों से अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं। प्राय तनु अम्ल कुछ धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी रंगहीन गैस निकालते हैं? ये हाइड्रोजन गैस। अम्ल एवं क्षारों की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? उदासीनीकरण। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर ध्वनि उत्पन्न करती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ध्वनिक या सोनोरस। धातुओं की सतह चमकदार होती है, यह गुण क्या कहलाता है? धात्विक चमक। पारे की मिश्रातु को क्या कहते हैं? अमलगम। अयस्कों में उपस्थित मिट्टी एवं रेत की अशुद्धियां क्या कहलाती हैं? इसको गेंग कहा जाता है। जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं? यहाँ अगला प्रश्न है, जब कोई तत्व प्रकृति में विभिन्न रूपों में पाया जाता है तो इस गुण को क्या कहते हैं? अपरूपता कहते हैं। किसके दो कोष हैं तथा दोनों इलेक्ट्रॉनों से पूरित हैं? तो ये होता है नियॉन, इसमें दो कोष होते हैं, पूरी तरह से भरे होते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास 282 है, ये होता है मैग्नीशियम का। कुल 3 कोष हैं तथा संयोजकता कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, तो ऐसा तत्व है सिलिकॉन। दूसरे कोष में पहले कोष से 2 गुने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये होता है कार्बन, परमाणु विन्यास 2 4 होता है।
फिर प्रश्न है आवर्त तालिका का निर्माण किसने किया? तो मेंडलीफ ने किया। आधुनिक आवर्त तालिका का निर्माण किसने किया? तो बोर एवं बरी ने। समूह दो के तत्वों को क्या कहा जाता है? जिनको बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं। प्रथम आवर्त में कितने तत्व हैं? तो ये प्रथम आवर्त में दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। द्वितीय आवर्त में कितने तत्व हैं? इसमें होते हैं 8। फिर प्रश्न है सौर प्रकाश एवं क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के संश्लेषण के फलस्वरूप ग्लूकोज बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। मनुष्य में ग्रहण किए गए भोजन के जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में विखंडित करने की सतत प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको हम पाचन कहते हैं। अपशिष्ट हानिकारक एवं विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में प्रयुक्त अंगों का समूह क्या कहलाता है? ये उत्सर्जित तंत्र कहलाता है। वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं अवायवीय श्वसन। पादप में वायवीय भागों द्वारा वाष्प के रूप में जल हानि क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है वाष्पोत्सर्जन। फिर प्रश्न है हरे पौधों की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो ये होता है क्लोरोफिल। पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय किस तंत्र द्वारा होता है? तो यह अंतःस्रावी तंत्र द्वारा होता है। कशेरुकी जंतुओं में किन तंत्रों द्वारा नियंत्रण समन्वय होता है? तो तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र द्वारा। किस हार्मोन की कमी से मधुमेह रोग होता है? इंसुलिन। मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा। अग्नाशय में किस हार्मोन का स्रावण होता है अग्नाशय से? तो इसमें इंसुलिन हार्मोन यहाँ से उत्सर्जित होता है या स्रावित होता है। फिर प्रश्न है पराग कोश से पराग कणों का वर्तिकाग्र तक पहुंचने की घटना क्या कहलाती है? तो इसको हम बोलते हैं परागण। नर युग्मक एवं मादा युग्मकों के संलयन को क्या कहते हैं? निषेचन। मनुष्य में शुक्राणु जनन क्रिया कहाँ होती है? वृषण में। मनुष्य में अंडाणु जनन की क्रिया कहाँ होती है? अंडाशय में। किसी जीव के उस जैव प्रक्रम का नाम लिखिए जो उसकी समष्टि की वृद्धि में सहायता करता है। तो ये है जनन। क्या होता है जब कोई परिपक्व स्पाइरोगाइरा तंतु काफी लंबा हो जाता है? तो उसका विखंडन होता है। फिर प्रश्न है योग्यतम की उत्तरजीविता के प्रवर्तक कौन थे? डार्विन। आनुवंशिकी का जनक का क्या नाम है? तो ये है ग्रेगर जॉन मेंडल। सरीसृप एवं पक्षी वर्ग की संयोजी कड़ी का नाम लिखिए। तो इसको बोलते हैं आर्कियोप्टेरिक्स। पक्षी वर्ग एवं स्तनधारियों के बीच की कड़ी कौन है? ये है एकेडीना। लिंग निर्धारण करने वाले गुणसूत्र को क्या कहते हैं? लिंग गुणसूत्र। नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं? दृष्टिपटल या इसी को रेटिना कहा जाता है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को कौन समंजित करता है? तो ये पक्षमाभी कोशिकाएं करती हैं। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है? तो ये होता है बैगनी रंग का। श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है? लाल रंग का। अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है? काला। उस युक्ति का नाम क्या नाम है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? तो ये होती है विद्युत मोटर। उस युक्ति का नाम क्या है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देती है? विद्युत जनित्र। फिर प्रश्न है उस युक्ति का क्या नाम है जो अति भारण एवं लघु पाथन से उपकरणों की रक्षा करती है? तो ये होता है फ्यूज तार। घरेलू परिपथ में किस प्रकार की धारा प्रवाहित होती है? प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत घंटी में किस प्रकार की चुंबक का प्रयोग किया जाता है? तो विद्युत चुंबक या अस्थायी चुंबकों का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्नों के पैटर्न में पहुंचते हैं और प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ ऊष्मा के द्वारा अपघटन, ये क्या कहलाएगा? ऊष्मी अपघटन। इसके बाद यहाँ है दूसरा प्रकाश द्वारा अपघटन, तो ये कहलाएगा प्रकाशीय अपघटन। फिर ये विद्युत के द्वारा अपघटन, तो ये क्या कहलाएगा? विद्युत अपघटन। नाम में ही उसका है। ऊष्मा का अवशोषण, तो ये क्रिया कहलाएगी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया।
फिर ऊष्मा का उत्पन्न होना ये कहलाएगा ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। चलिए अगली जोड़ी को देखते हैं। तो यहाँ है ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का मतलब ये है कि ये विरंजन हेतु इसका उपयोग किया जाता है। इसके बाद है यहाँ खाने का सोडा या खाना सोडा। तो ये कहलाता है एंटासिड, जिसको हम प्रति अम्लीय भी बोलते हैं। इसके बाद तीसरा होता है धावन सोडा। तो ये इसका उपयोग कांच के निर्माण में किया जाता है। फिर सोडियम क्लोराइड, तो ये H2Cl2 बनाने में इसका प्रयोग होता है। चलिए फिर से अगली जोड़ी देखते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका सूत्र अलग से पूछता भी है। ये है CaSO4 हाफ H2O। फिर दूसरा है जिप्सम। तो जिप्सम के लिए होता है CaSO4 2H2O। फिर है यहाँ पर ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर ये है CaOCl2। फिर है बुझा हुआ चूना। तो ये होता है CaOS टेकन ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये। चलिए अगली जोड़ी देखते हैं। द्रव धातु। तो यहाँ द्रव धातु, द्रव में कौन सी धातु द्रव रूप में होती है? पारा या मरकरी। इसके बाद है द्रव अधातु। तो जो द्रव अधातु होती है वो होती है ब्रोमीन। इसके बाद यहाँ पर है सोडियम। तो सोडियम जो है वो क्या है? अति क्रियाशील धातु है। फिर यहाँ पर है चमकदार अधातु। तो जो चमकीली अधातु है वो कौन सी है? आयोडीन। इसके बाद यहाँ विद्युत की सुचालक अधातु, तो वो क्या है? ग्रेफाइट। फिर यहाँ प्रश्न है त्रिक नियम। तो यहाँ जो त्रिक नियम है ये कौन सा किसने दिया? डोबे राइनर ने। फिर यहाँ पर है अष्टक का नियम। दूसरा अष्टक का नियम है, किसने दिया इसको? इसको दिया इसको न्यूलैंड ने। यहाँ पर इससे मिलाएंगे। इसके बाद तीसरा है यह आवर्त नियम। तो आवर्त नियम किसने दिया? मैंडलीफ ने। फिर इसके बाद आधुनिक आवर्त का नियम किसने दिया? तो यहाँ जो आधुनिक आवर्त का नियम है वो किसने दिया? मोजले ने। फिर ये 18वें समूह का जो तत्व होता है वो सभी क्या होती हैं? अक्रिय गैसें होती हैं। इस तरह से यहाँ पर हमको मिलाना है। चलिए अगली जोड़ी देखते हैं। तो यहाँ नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन जो होता है वो वृक्क की संरचनात्मक इकाई होती है। फिर यहाँ पर ये भोजन का स्थानांतरण है। तो भोजन का स्थानांतरण फ्लोएम करता है। फिर यहाँ रक्त का थक्का बनना है। तो ये क्या है? प्लेटलेट्स है। और ऑक्सीकृत रक्त जो होता है वो क्या है? अनॉक्सीकृत रक्त, बिना ऑक्सीजन का जो रक्त है वो कहाँ पाया जाता है? शिराओं में बहता है। फिर यहाँ प्रश्न है नर युग्मक। तो नर युग्मक ये कहाँ तैयार होते हैं? शुक्राणु में। फिर यहाँ पर है मादा युग्मक। तो ये मादा युग्मक कहाँ बनता है? अंडाणु में। फिर पादप का लैंगिक भाग। तो जो पादप का लैंगिक भाग भाग है वो क्या कहलाता है? पुष्प कहलाता है। फिर यह है अलैंगिक जनन। तो ये क्या हो गया? कलिका कायन। इसके बाद यहाँ है स्वपरागण। तो स्वपरागण किस में होता है? द्विलिंगी पुष्पों में। अब यहाँ फिर से अगली जोड़ी देखते हैं, आनुवांशिकी के जनक। तो आनुवांशिकी के जनक कौन है? ये हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत। तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने। फिर है ये उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो इसको किसने दिया? लैमार्कवाद ने। और समजात अंग, तो ये हमारे हाथ एवं कुत्ते के अग्रपात। फिर यह है आनुवंशिक लक्षणों के वाहक, ये क्या होते हैं? जीन्स होते हैं। तो यहाँ इस तरह से भरना है। आप इनसे भी उत्तर देख सकते हैं, यहाँ नीचे उत्तर लिखा है यदि लाइन आपको समझ में नहीं आए तो। चलिए अब हम अगला वाला देखते हैं। इसमें है विद्युत ऊर्जा का मात्रक। तो जो विद्युत ऊर्जा का मात्रक है वो इसमें जो है ये है किलोवाट घंटा, KWH। फिर ये विद्युत सामर्थ्य का मात्रक, मतलब विद्युत शक्ति का मात्रक। तो ये विद्युत शक्ति का मात्रक वाट है, तो इसमें किलोवाट लिखा है तो ये किलोवाट हो गया। फिर यह प्रतिरोधकता का मात्रक। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है ये होता है ओम मीटर। इसके बाद यहाँ विद्युत धारा का मात्रक। तो विद्युत धारा का मात्रक तो वैसे एम्पियर होता है, लेकिन इसमें एम्पियर नहीं दिया है, तो इसको कूलाम प्रति सेकेंड भी लिखते हैं, क्योंकि आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो Q/T के हिसाब से कूलाम बटे सेकेंड हो गया। फिर विभवांतर का मापन। तो हम विभवांतर का मापन वोल्ट मीटर से करते हैं। तो इस तरह से इसकी जोड़ी मिलाना है। अब चलिए इसमें अगली जोड़ी देखते हैं, कोयला, पेट्रोलियम आदि।
तो ये क्या कहलाएंगे? जीवाश्म ईंधन है। इसके बाद यहाँ पर देख लीजिए, मीथेन, CO2 एवं H2S का मिश्रण। तो ये जो इसका मिश्रण होता है ये क्या है? बायोगैस है। इसके बाद यहाँ पर सौर तापन युक्ति। तो जो सौर तापन युक्ति है वो है सौर कुकर। इसके बाद यहाँ पर है प्रदूषण रहित ऊर्जा। तो जो प्रदूषण रहित ऊर्जा है उसका स्रोत क्या होता है? सौर ऊर्जा। फिर यहाँ पर है जीवाश्म ईंधन। तो जो जीवाश्म ईंधन है वो समाप्य ऊर्जा स्रोत है, ये कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे। तो इस तरह से ये एक अंक के प्रश्न थे, पूरे पैटर्न में है, लेकिन इन प्रश्नों को ये भी समझना है कि जो जोड़ी वाला प्रश्न है वो खाली स्थान में आ सकता है, सत्य सत्य में आ सकता है, और वो विकल्प में भी आ सकता है। माने सब एक दूसरे में बदल बदल कर भी आ सकते हैं। इसलिए इसको इस तरह से पढ़ना है कि किसी भी पैटर्न में आए आपसे बन जाए। तो आप तैयारी करिए, इसको प्रैक्टिस करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।